नेक्स्ट पॉइंट इज़ नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं? वो रेजिडेंट्स, वो नागरिक जो कि किसी कंट्री में रह रहे हैं फॉर एटलीस्ट मोर देन 1 ईयर। पिछले 1 साल से किसी कंट्री में जो पर्सन रह रहा है वो उसका नॉर्मल रेजिडेंट हो जाता है। सो द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज़ अ टोटल ऑफ ऑल द नॉर्मल रेजिडेंट्स इनकम ऑफ दैट कंट्री। जितने उसके नॉर्मल नागरिक हैं उनकी इनकम को जब हम ऐड कर देंगे तो वो नेशनल इनकम किसी भी कंट्री की हो जाएगी। जैसे इंडियंस हैं, वो नॉर्मल रेजिडेंट हैं, वो कोई भी पर्सन है वो पिछले 1 साल से इंडिया में रह रहा है। जितने भी अब पर्सन हैं, ह्यूमंस हैं, वो इंडिया में रह रहे हैं पिछले 1 साल से, तो वो सारे की इनकम को जब हम सभी पर्सनस की इनकम को ऐड कर देंगे तो वो नेशनल इनकम हो जाएगी इंडिया की। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री कैन बी मेजर्ड इफ़ वन हैज़ अ नॉलेज। अगर किसी को नॉलेज है कि नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं तभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट रेफर्स टू अ पर्सन, वो पर्सन है या वो इकोनॉमिक यूनिट। अब नॉर्मल रेजिडेंट ये नहीं है कि कोई पर्सन ही हो सकता है। इकोनॉमिक यूनिट मीन्स फर्म हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशन आपने जैसे पढ़ा हुआ है कि लॉ की, कानून की नज़रों में उनकी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है और उनकी एक कॉमन सील होती है, सिग्नेचर्स कर सकते हैं वो। दैट्स वाई इकोनॉमिक यूनिट्स, आर्थिक हमारी कोई यूनिट है वो भी नॉर्मल रेजिडेंट होती है। विच इज़ एग्जिस्टिंग, जो कि इंडिया में एग्जिस्ट कर रही है एटलीस्ट 1 ईयर, कम से कम 1 साल के लिए, 1 साल से ज़्यादा। एंड होज इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और उनका आर्थिक जो इंटरेस्ट है, पर्पस है, आर सेंटर्ड इन दैट कंट्री, हमारे इंडिया में ही है। सो बिकॉज सच अ पर्सन और यूनिट नॉर्मली रिजाइड्स इन दैट कंट्री, क्योंकि ये हमारी कंट्री में ही रह रही है या रह रहे हैं पर्सन या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉन एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री को ब्रीफली एलाबोरेट कर रहे हैं। So first is the concept of normal resident of a country includes, नॉर्मल रेजिडेंट्स में हम इंक्लूड करेंगे इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस को, बिकॉज इकोनॉमिक यूनिट्स हैं वो किसी कंट्री से बिलोंग कर रही हैं, वो भी हम इंक्लूड करते हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री में। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इंक्लूड बोथ नेशनल रेजिडेंट, इसमें नेशनल रेजिडेंट एज वेल एज नॉन नेशनल रेजिडेंट्स भी इंक्लूड करते हैं। ये कंसेप्ट इंक्लूड करता है ऑल दोज रेजिडेंट्स, सारे नागरिकों को इंक्लूड करेगा हु हैव बिन रिजाइडिंग, जो कि रह रहे हैं किसी कंट्री में पिछले 1 साल से कम 1 साल में या उससे ज़्यादा। जैसे अमेरिकन है, वो इंडिया में उसको रहते हुए 5 साल हो गए हैं तो वो इंडियन रेजिडेंट माना जाएगा। एग्जाम्पल है एन इंडियन सिटीज़न, एक इंडियन सिटीज़न है जो कि रह रहा है अमेरिका में फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से वो अमेरिका में रह रहा है, विल बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अमेरिका। वो किसका नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा? अमेरिका का। सिटीज़नशिप जो है वो उसको इंडिया की है, लेकिन जो रह रहा है नॉर्मल रेजिडेंट, ये अलग कॉन्सेप्ट है, बिकॉज नेशनल इनकम में हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। सो नॉर्मल रेजिडेंट जो है वो अमेरिका का माना जाएगा, क्योंकि उसकी इनकम जो है वो कहाँ हो रही है? अमेरिका में जनरेट हो रही है और उसको रिसीव भी अमेरिका में हो रही है। दैट्स वाई वो नॉर्मल रेजिडेंट अमेरिका का माना जाएगा। बट एन इंडियन, अगर एक इंडियन है जो कि अमेरिका में रह रहा है 8 मंथ से, पिछले 8 महीनों से ही रह रहा है वो, लेकिन हमने पढ़ा कि वो पिछले कम से कम 1 साल होना चाहिए और 1 साल से ज़्यादा भी हो सकता है। सो अगर 8 महीने रह रहा है तो वो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का माना जाएगा, क्योंकि उसको 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है। सो दिस इज़ द पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज़ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। कुछ अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइज संस्थाएँ होती हैं, जैसे कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। वो रेजिडेंट होती हैं इंटरनेशनल टेरिटरी की, अंतर्राष्ट्रीय टेरिटरी है उसके वो रेजिडेंट्स होते हैं। देयरफॉर दिस इंस्टीट्यूशंस एंड ब्रांचेस, ये इंस्टीट्यूशन या उनकी ब्रांचेस हैं, उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे किसी भी नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। ये किसी की भी नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है, ऑल्दो, लेकिन दीज में बी सिचुएटेड इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। चाहे ये किसी भी कंट्री में इनका हेड ऑफिस है या किसी कंट्री में ये इन ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है, लेकिन ये किसी भी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे।
WHO, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ पॉइंट इज़ नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं ऑफ अ कंट्री डू नॉट इंक्लूड। नॉर्मल रेजिडेंट में हम क्या इंक्लूड नहीं करते? फॉरेन टूरिस्ट जो कि घूमने के लिए आए हुए हैं हमारी कंट्री में, एम्प्लॉयज़ ऑफ फॉरेन शिप्स के एम्प्लॉयज़, कमर्शियल ट्रैवलर्स, सीजनल माइग्रेंट्स लेबर्स। सीजनल माइग्रेंट लेबर्स मीन्स जो कि सिर्फ काम करने के लिए, जैसे इंडिया में भी बिहार से लेबर आती है पंजाब में काम करने के लिए, तो वो उस सीज़न के लिए आती है, तो उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। वो स्टेट की हो जाती है। जैसे अगर हमने चाइना से या फिर हम बोलें कि कनाडा हमारी इंडिया की लेबर जा रही है, तो वो सीजनल माइग्रेंट लेबर है, वो काम करके वापस आ रहे हैं। सच एम्प्लॉयज़ ऑफ फॉरेन कंपनीज हु हैव कम टू इंस्टॉल द मशीनरी और टेक्नोलॉजी। अगर कोई फॉरेन कंपनी का एम्प्लॉय है, वो इंडिया में आ रहा है सिर्फ मशीन को इंस्टॉल करने के लिए या टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करने के लिए, तो वो जनरली सच पीपल रिजाइड्स इन अदर कंट्री, लेकिन वो रह रहे हैं किसी और कंट्री में फॉर लेस देन 1 ईयर, दैट्स वाई दे आर कंसिडर्ड टू बी द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री हुज सिटीजन आर। जिस कंट्री को वो रेजिडेंट्स है, जैसे वो पर्सन कनाडा का रेजिडेंट है, वो कनाडा का माना जाएगा, इंडियन का है वो इंडियन का माना जाएगा। फिफ्थ पॉइंट इज ऑफिशियल्स, एम्बेसडर्स एंड मिलिट्री मैन ऑफ अदर कंट्रीज एंड सच एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हु आर नॉट सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, जो किसी कंट्री के सिटीज़न नहीं हैं और ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री। वो किसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट, जैसे इंडिया के रेजिडेंट नहीं हैं वो, तो वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट भी नहीं बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रॉस वर्सेस नेट कंसेप्ट। यू आर ऑल फेमिलियर विद दिस कंसेप्ट। ग्रॉस प्रोडक्ट जो होता है GP, वो क्या होता है? नेट प्रोडक्ट प्लस डेप्रिसिएशन। जब डेप्रिसिएशन ऐड हो जाती है, ग्रॉस मीन्स टोटल प्रोडक्ट है, और नेट प्रोडक्ट में से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा नेट। ग्रॉस प्रोडक्ट में से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा नेट कंसेप्ट, नेट प्रोडक्ट। सो वेन एवर अ प्रोडक्टिव यूनिट, अब डेप्रिसिएशन किस पे लगेगी? प्रोडक्टिव यूनिट पे लगेगी, किसी ऑर्गन जो प्रोडक्शन कर रही है प्रोसेस उस पे लगेगी, तो वो प्रोडक्शन कर रही है प्रोडक्टिव यूनिट्स, देयर इज़ अ डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल जो गुड्स होती हैं उस पर डेप्रिसिएशन लगती है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस मीन्स वियर एंड टीयर होने की वजह से, ऑब्सोलेंस होने की वजह से हमारी एसेट डेप्रिशिएट हो जाती है। सो हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो डेप्रिशिएट हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू वेरियस वियर एंड टीयर ऑब्सोलेंस। सो इफ़ डेप्रिसिएशन इज सब्ट्रैक्टेड, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं डेप्रिसिएशन को ग्रॉस कंसेप्ट में से, हमारे पास नेट फॉर्म आ जाएगी। और अगर हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे नेट कंसेप्ट में डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो वो ग्रॉस प्रोडक्ट है, और अगर ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो वो नेट प्रोडक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल कंसेप्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है और नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? डोमेस्टिक कंसेप्ट जो है वो हमारा जोग्राफिकल टेरिटरी से रिलेटेड है, वेयर एज नेशनल कंसेप्ट है वो रिलेटेड विद द नॉर्मल रेजिडेंट्स। हैंस नेशनल कंसेप्ट इज़ वाइडर, नेशनल कंसेप्ट वाइडर है देन डोमेस्टिक कंसेप्ट। डोमेस्टिक कंसेप्ट इंक्लूड ओनली प्रोडक्टिव यूनिट। डोमेस्टिक कंसेप्ट में सिर्फ प्रोडक्टिव यूनिट्स इंक्लूड कर रहे हैं विच आर प्रेजेंट, जो कि मौजूद हैं विद द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। वेयर एज नेशनल इनकम में हम प्रोडक्टिव यूनिट्स रिलेटेड विद द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री भी इंक्लूड कर रहे हैं। नॉर्मल रेजिडेंट्स मीन्स कि 1 ईयर में वो इंडिया में रिजाइड करने चाहिए, वो भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। सो इसका फॉर्मूला है, इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसका फॉर्मूला है नेशनल प्रोडक्ट माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड क्या होता है? फॉरेन कंट्री से जो इनकम आ रही है, अगर उसको हम माइनस कर देंगे हमारे नेशनल प्रोडक्ट में से तो वो हमारे पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। और अगर हमने नेशनल प्रोडक्ट निकालना है तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ऐड हो जाएगा, ये माइनस है इधर जाके प्लस हो जाना है, तो वो आ जाना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो आई क्लियरिफाई दिस टॉपिक। जैसे देखो हमने किया ग्रॉस और नेट। ग्रॉस प्रोडक्ट जो है उसका फॉर्मूला है नेट प्रोडक्ट, उसमें हम ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन। और अगर हमने नेट प्रोडक्ट निकालना है तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा, ग्रॉस प्रोडक्ट है ये और ये प्लस में है, इक्वल्स टू के अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। सो नेट प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन।
ऐसे ही हमारे पास है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है नेशनल प्रोडक्ट माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से जो भी फैक्टर इनकम हो रही है, हमने कोई सर्विसेज दी हैं उनको, या कोई भी इनकम हो रही है हमें अब्रॉड में से, तो वो हम माइनस कर देंगे। और अगर हमने नेशनल प्रोडक्ट निकालना है सो उसका फॉर्मूला है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और उसमें हम ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। स्टूडेंट्स इन फार्मूलाज को ध्यान से रीड आउट करना, बिकॉज इसी के बेसिस पे नेक्स्ट जो फार्मूला है वो बिल्ड होने हैं। ये हमारे पास 5 कंसेप्ट है जैसे हमने किए हैं, नॉर्मल रेजिडेंट है, डोमेस्टिक टेरिटरी है, ग्रॉस नेट कंसेप्ट है, और हमने किया है डोमेस्टिक नेशनल, और लास्ट कर रहे हैं मार्केट और फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। तो इनको ध्यान से रीड आउट करना, इसी के बेसिस पे नेक्स्ट फार्मूलाज बिल्ड होंगे। सो द लास्ट पॉइंट इन दिस टॉपिक इज़ मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस क्या है? वो वाला प्राइस जिस पे जो फाइनल गुड्स हैं वो सेल हो रही हैं, जिस प्राइस पे हम अपनी गुड्स को सेल कर रहे हैं वो होता है मार्केट प्राइस। और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस, कुछ टैक्सेस होते हैं वो माइनस कर देते हैं, तो वो हमारे पास फैक्टर कॉस्ट है। जैसे हमने एक प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट मान लो कोलगेट है, कोलगेट को ये प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें 100 रुपीज़ लग रही हैं फॉर प्रोडक्शन करने के लिए हमें 100 रुपीज़ लग रहे हैं। और प्रोडक्शन में क्या आता है? वेजेस देनी पड़ती हैं हमें, कुछ रॉ मटेरियल यूज़ करना पड़ता है, और बहुत सारी इनडायरेक्ट ओवरहेड्स होते हैं। इनडायरेक्ट ओवरहेड्स में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो कि इस कॉस्ट में इंक्लूडेड है। सो कोलगेट बनाने में हमें 100 रुपीज़, एक पैकेट बनाने के लिए वन पैकेज है, वो बनाने के लिए हमें 100 रुपीज़ लग रहे हैं। तो वो 100 रुपीज़ में ये प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूडेड होती है। अगर हमने इस प्रोडक्ट को सेल करना है तो हम इस पे तो सेल करेंगे नहीं, इसमें कुछ अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे और कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हम पे करेंगे वो ऐड करेंगे। जैसे टैक्सेस 50 रुपीज़ आए, वो अब हम ऐड कर देंगे इसमें, तो वो प्राइस कितना हो गया इसका? 150। ये प्राइस क्या है? मार्केट में हम इस प्राइस पे सेल करेंगे अपने गुड्स को, ये है मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस में क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट, और उसमें ऐड करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो प्रोडक्शन कॉस्ट में जब हम अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर देंगे तो वो हो जाती है मार्केट प्राइस। और अगर हम फैक्टर कॉस्ट क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट लगाने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को हम यूज़ कर रहे हैं, उनके सर्विसेज ले रहे हैं, तो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है फैक्टर कॉस्ट। और फैक्टर कॉस्ट में हम टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करेंगे। सो 150 अगर मार्केट प्राइस है, उसमें से टैक्सेस माइनस कर देंगे तो 100 क्या है हमारे पास? फैक्टर कॉस्ट। अब इसके फॉर्मूलाज देखो, हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। अब यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट मीन्स जब टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेस में से हम सब्सिडी माइनस कर देंगे। गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है और हमें सब्सिडीज़ छूट भी देती है। तो अब हमने टोटल टैक्सेस अगर हमारे पास 60 हैं, उसमें अब 10 की हमें सब्सिडी मिल रही है, तो वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 50 की आ जाएंगे। सो अगर हमने प्रोडक्ट निकालना है मार्केट प्राइस पे, तो फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड होंगे। अगर फैक्टर कॉस्ट है तो मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस हो जाएंगे। देखो फॉर्मूलाज, हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये अलग पॉइंट है जिसको हम मेन फॉर्मूला में यूज़ कर रहे हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। टोटल टैक्सेस में जब सब्सिडी जो छूट मिलती है हमें, वो माइनस कर देंगे। सो मेन फॉर्मूला इज़ प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, MP
मार्केट प्राइस पे जब हम जो प्रोडक्ट निकाल रहे हैं उसका फॉर्मूला है प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट इज़ अ प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट में से जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास मार्केट प्राइस आ जाएगा। ये याद रखना है कि मार्केट प्राइस में टैक्सेस इंक्लूड करने, ऐड करने हैं। और प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट सेम फॉर्मूला है, फैक्टर कॉस्ट निकालना है, एम पी इधर आ जाएगा और इधर ये प्लस में है और इधर जब जाएगा ये इक्वल्स टू के इधर साइड लेफ्ट साइड पे हम जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला है, इसको आप अलग से ही कैलकुलेट कर लेना, इनडायरेक्ट टैक्सेस टोटल माइनस सब्सिडीज़। सो दिस इज़ अ पॉइंट, ध्यान से इस पॉइंट को रीड आउट करो, इसी के बेसिस पे नेक्स्ट फॉर्मूलाज बिल्ड होने हैं।